let's start insurance product IMP chapter. From examination point of view, only one question. In this topic, we are going to learn about principle of insurance. Insurance के सिद्धांत क्या है? What are the fundamental principle of insurance? 11 कॉमर्स में आप लोगों ने सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ये हम पूरे 10 प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करेंगे। Insurance business is conducted on certain fundamental principles which are applicable to all type of insurance, चाहे वो लाइफ हो, फायर इंश्योरेंस हो, मराइन इंश्योरेंस हो, या तो कोई भी अदर प्रकार का इंश्योरेंस हो, विथ एक्सेप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्योंकि इंडेमनिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है कि जितने भी प्रिंसिपल है वो सब प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, मगर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। चलो देखते हैं डिटेल में सभी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 1, that is principle of cooperation. Insurance is a business based on principle of cooperation. It is voluntary device to share the risk and uncertainty collectively. Because insurance is based on ideology of common interest and welfare. Cooperation is based on the cooperative principles. यानी सहकार देना पड़ेगा, one for all and all for one. In insurance, a common fund is created by contribution of large number of people. On happening of such loss to member of the fund, he is compensated from the fund. सीधा ये principle of cooperation यही बोलता है, one for all. यानी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको कॉमन फंड तैयार करती है, और अगर कोई अनसर्टेनिटी किसी फंड वाले बंदे के साथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेट यानी बदले में उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। बेनिफिट मींस उसका कंपेंसेट करेगी। दिस वे द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वन फॉर ऑल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल आर यूज्ड कंपेटिटिंग फॉर एनी ऑफ देम। द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। सीधी जेने कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करा कि जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस कराया था तो सबका कलेक्टिवली फंड ले लिया। अगर किसी बंदे को नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वही फंड में से आपको कंपेंसेट कर देगी। इसके लिए बोला जाता है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। क्लियर? प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस संभावना। This principle is important determination of insurance premium. पूछ सकते हैं कि प्रीमियम तुम्हारा कैसे नक्की होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो प्रीमियम होता है वो प्रोबेबिलिटी के मुताबिक नक्की करती है, जिसको अपने इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी थ्रो लाइट ऑन अनसर्टन इवेंट इज मैथमेटिकल एजम्पशन। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि अगर ये चीज होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। It is a mathematical assumption that there will be the probability of happening which can happen in the past. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अभी भी आप 20 बरस के हो, अभी आप लाइफ इंश्योरेंस लो, मैं 31 का हूँ, मैं इंश्योरेंस लूंगा, मेरी मदर 45 के या 51 के, सपोज 52 के माय मदर, तो वो इंश्योरेंस लेंगे। तो कॉमन है तीन अगर जो लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो तीनों के प्रीमियम में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी पे डील करती है, जो आपका प्रीमियम होता है वो प्रोबेबिलिटी पे डील करता है। देयर आर टू मेथड ऑफ ascertaining probability of any event. नंबर 1, एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा। जो आपके पास जो पुराने डेटास अवेलेबल है उसको कंपनी एनालिसिस करेगी, स्टडी करेगी। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, और स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। अंडर फर्स्ट मेथड the relevant data relating to the past is collected and analyzed to find out the probability of future event। यानी ये चीज की होने की शक्यता कितनी है, वो लास्ट डेटा, पास्ट डेटा जो कंपनी के पास अवेलेबल हो गए
उसके जरिए कंपनी एनालिसिस करेगी। टू अराइव एट द एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी द स्टैटिस्टिकल मेथड द लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखना ये आपने 12th कॉमर्स में स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर इज अप्लाइड। The principle of probability is applied in calculating mortality table by the insurers. Mortality का मतलब जो मर जाते हैं, mortality rate क्या है, clear? तो first one is principle of cooperation and second one is principle of probability. समझ में आया दोनों दो प्रिंसिपल क्या है? अब हम आगे जाएंगे पॉइंट नंबर 3 जो आप ऑलरेडी 11th कॉमर्स में बीओ के अंदर पढ़ चुके हो। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये क्या बोलता है? तो सीधी सी बात है, द एश्योर्ड मस्ट हैव एक्चुअल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस आइदर इन फुल और इन पार्ट। यानी जो एश्योर्ड होता है, जो इंश्योरेंस कराता है, उसका पूरा के पूरा कोई ना कोई एक्चुअल उसमें सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या है तो उसको डिटेल में समझते हैं। An insurable interest is an interest of such a nature that possessor will be financially injured by the occurrence of event insured against. Insurable interest का मतलब जिसका insurable interest होगा, यानी अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूँ मेरी दुकान का, तो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरे पे ही है। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, समझा कैसे जाएगा, डिटरमाइन कैसे जाएगा, तो देखते हैं। देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लाइक हाउस प्रॉपर्टी, फर्नीचर, गुड्स। कॉमन अगर मेरा ही मकान है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरा मकान का ही होगा, कोई बाजू वाले के मकान का थोड़ी होगा, बाजू वाले के फर्नीचर का थोड़ी होगा। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगर हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट अराइज फ्रॉम ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। बिजनेस की बात आ गई कि उसका मालिक कौन है, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो जॉइंट ओनर। एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी चीजें जो इंश्योरेंस ऑफ एजेंसी में आपने पढ़ा था 5th सेम के अंदर। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड ट्रस्टेड, चाहे कोई भी हो, वो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी हो। पॉइंट नंबर 4, बेली पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलर एंड बेली। बेली हु इज लीगली इन पोजीशन ऑफ गुड, जिसके पास वाकई में वो प्रोडक्ट की मालिकी है, तो ये भी देखा जाना जरूरी है। एंड हस्बैंड एंड वाइफ हु हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन ईच अदर प्रॉपर्टी। क्लियर? दोनों दो की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसमें दोनों दो का म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा। तो पहला प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद फायर देखा, अब देखते लाइफ इंश्योरेंस। प्रैक्टिकल टॉपिक ही है। इन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन टू एन इनडेफिनिट एक्सटेंट। याद रखना, क्योंकि लाइफ अनसर्टन है, कह नहीं सकते कितनी लंबी है। इसमें किसके किसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा? हस्बैंड एंड वाइफ, सन और डॉटर इन द लाइफ ऑफ फादर और मदर हु सपोर्ट हिम और हर, कोई भी हो। क्रेडिटर एंड डेटर अगर एक्सटेंड टू डेब्ट है। पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, ये भी आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ श्योरिटी। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकान मालिक और भाड़ूआत के बीच में रेंट के रिलेटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि भाई मकान मालिक है तो भाड़ा देना पड़ेगा। शेयर होल्डर इन द कंपनी, अगर शेयर होल्डर है तो उसका, कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर के साथ होगा। तो ये तुम्हारा हुआ लाइफ इंश्योरेंस में। इसी तरह आता है इन केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस, द पर्सन हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओनर ऑफ अ शिप और कार्गो, के भाई शिप का ओनर कौन है और कौन सा माल है। क्रू ऑफ द शिप, उसके वहाँ कौन से लोग क्रू मेंबर है। ओनर ऑफ द कार्गो इन देयर कार्गो, ओनर कौन है। ओनर ऑफ वेयर हाउस और एनी बेली, सिमिलर, कुछ नया नहीं है। तो ये तुम्हारा हुआ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये क्या बताता है? द प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डिफर इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग अलग होता है, याद रखना। ठीक है, मैंने ऊपर बताया, फायर के लिए अलग बताया, लाइफ के लिए अलग बताया, प्रॉपर्टी के लिए अलग बताया, मराइन के लिए अलग बताया। तो वही बताया जा रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान का सब कुछ आ गया, कि उसका रिलेशनशिप कैसा है वो डिटरमाइंड होता है।
तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं, वो कैसे नक्की होता है, तो हर इंश्योरेंस के लिए, हर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए अलग है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन, it may not necessarily present at the time of claim in the case where policy is assigned, insurable will not be present। सीधी लाइफ इंश्योरेंस है तो मैंने कराया तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो मेरा है, मगर कॉमन है जब क्लेम की बात आई तो मैं तो जिंदा ही नहीं। तो लाइफ का मतलब ही क्या है कि अगर इंसान अनसर्टेन कोई कंडीशन से हम डेथ हो जाती है तो उसके जो वारसदार हो गए, जो उसके बिलोंगिनेस हो गए, उसके जो लीगल हायर्स हो गए या तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उसको क्लेम करना है। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो नहीं हुआ इंसान की लाइफ में। सिमिलरली फायर इंश्योरेंस, in fire insurance the insurable interest must be present at both time when the policy is taken and also at the time of happening of event to claim the loss। लॉस के क्लेम करने के समय भी उसका मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि मेरी मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी असेट है, तो उसका मैंने फायर इंश्योरेंस कराया है तो एट द टाइम ऑफ क्लेम मेरा होना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है। Marine insurance and miscellaneous insurance, in all these insurance contract the insurable interest must be present at the time of happening the loss, जब नुकसान हुआ तब, अगेंस्ट इंश्योर्ड। क्लियर, तो ये तुमको थोड़ा समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंस और नीड इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है 12th कॉमर्स के अंदर, 11th कॉमर्स के अंदर। अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हकीकत है वो आपको बता देनी है, कुछ छुपा के नहीं रखना है। Utmost good faith refer that party to the contract are legally bound to reveal to each other all information about the subject matter which will influence each other decision। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स होते हैं तो जिम्मेदारी कंपनी की कि इंश्योर्ड कराने वाले इंसान को सब टर्म्स एंड कंडीशन समझा दो, वरना बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो इंश्योरेंस करा रहा है उसको भी सब जो फैक्ट है वो रिवील करने पड़ेंगे, वरना क्लेम के समय तकलीफ हो सकती है। इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्जर्व बाय आइदर पार्टी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी या तो इंश्योरर जो इंश्योरेंस करा रहा है, इंश्योरर पर इंश्योर कराने वाला व्यक्ति, दोनों में से अगर एक भी पार्टी प्रिंसिपल को ऑब्जर्व नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर देने में ही अच्छा रहेगा, वरना आगे आपको तकलीफ हो सकती है। द होल ट्रूथ must be disclosed about the subject matter of insurance and situation surrounding it so that underwriter may know the extent of his risk। ताकि जब इंश्योरेंस के अंदर जो अंडरराइटर जो आपका कैलकुलेशन करेगा, जो एनालिसिस करेगा, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है आपको, तो रिवील कर सके कि हाउ मच रिस्क इज असाइन एंड विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम वी शैल चार्ज, ये कौन से प्रकार की पॉलिसी होना चाहिए। The willful or innocent withholding of any relevant fact is taken more seriously on discovering the truth। The underwriter may declare the contract void। ये भी चीज है कि अगर तुमने जानबूझ के या तो इनोसेंटली कुछ बताना भूल गए और अंडरराइटर को बाद में जब ये हकीकत पता चली तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता। वॉइड मींस गलत, फ्रॉम बिगिनिंग गलत है, झूठ पे तुम नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। The principle utmost good faith must be present in respect of the following। जैसे इन लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो क्या क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, डिसीज कोई बीमारी तो है नहीं, आप सिगरेट पड़ी की दारू पीते हो कि नहीं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, कि कितनी बीमारी ऐसी होती है जो हेरिडिटी होती है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका कैसा है, ये लाइफ इंश्योरेंस लेते तो ये बताना जरूरी है। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते तो आपकी असेट कैसी है, कैसा कैसा माल आता है, आपका कैपेजिंग कैसा है, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। इन केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस, अगर आप मराइन इंश्योरेंस ले रहे हो तो भाई साइज की सीट कितनी है, साइज में माल कितना आने वाला है, आपका पैकिंग कैसा होगा, कार्गो कैसा है, वो बताना है। नहीं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर आप एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी पैकिंग से पार्किंग शेड कैसी है, उसकी लाइट माइट में ये सब चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सब चीज़ दिखाना बताना जरूरी है, फर्जियात है। अब कौन सी चीज़ है जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं लगता,
exception to the principle of utmost good faith. This principle of utmost good faith is applied in all type of insurance contract. The assured must disclose to the insurer, यानी इंश्योरेंस कराने वाला इंश्योरेंस कंपनी को हर चीज बताना फर्जियात है जो उसके जानती है. The following circumstances should not be disclosed. हम अगर नीचे जो चीज बताती है वो अगर नहीं बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट नंबर 1, सिचुएशन डेट डिमिनिश रिस्क. कौन सी सिचुएशन है जिससे रिस्क कम हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. Situation which is superfluous to disclose the reason of insurance with ordinary course of business. उसके बाद the circumstances to which information is waived by insurer. इंश्योरेंस कंपनी जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो बताने की भी जरूरत नहीं है. Situation which is not disclosed by the reason or implied warranty, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. Circumstances which is known to insurer such as a statutory provision, यानी कितने प्रोविजन रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी में पहले से इंश्योर कंपनी को पता होते. तो वो सब जो चीज पहले से ही पता है कि भाई फायर इंश्योरेंस है, कोरोना का इंश्योरेंस है, तो भाई कोरोना बोल के नहीं आता, कोरोना का भी कोविड इंश्योरेंस भी आ गया मेडिक्लेम, तो वो सब चीज आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि भाई किसी को भी हो सकता है. तो जो चीज का स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत आपको नहीं है. उसके बाद आगे तुम्हारा पॉइंट आता है सिचुएशन विच इज ओरिजिनल सोर्स इज द इंश्योरर हिमसेल्फ. कितनी सिचुएशन ऐसी है तो जो जैसी है वैसी बतानी पड़ेगी, उसको भी बताने की जरूरत नहीं है. सिचुएशन टू विच इंश्योरर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. कितने कागज ऐसे हो जो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भाई चलो इसकी जरूरत नहीं है. जैसे एग्जांपल में इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं तो भाई पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं, वो मांगते ही नहीं तो मुझे देने की भी जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सिचुएशन विच इज पब्लिक इन नेचर. जो पब्लिक हित के लिए तो वो बताने की जरूरत नहीं है. सिचुएशन विच इज रिलेटिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ, देश का कायदा कानून क्या है वो तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. एंड प्रिंसिपल विच इज इररिलेवेंट, जो चीज आपकी काम की नहीं है वो आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं. क्लियर. तो ये सब होते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जितना भी बताया है वो सब आपको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा. क्लियर. अब जाते हैं प्रिंसिपल नंबर 5, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वारंटी. वारंटी याद रखना, नॉट अ गारंटी. A warranty means promissory warranty by which assured undertakes some particular thing or shall not be done or that conditions shall be fulfilled whether he affirm the positive हो क्या नेगेटिव हो the existence of particular state of fact. जैसे ये भी तुमने गुड सेल ऑफ गुड के अंदर वारंटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ गुड्स के रिलेट पढ़ी थी. यहाँ पे वारंटी का मतलब होता है प्रोमिसरी वारंटी, भाई कौन सी चीज करनी चाहिए कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए. अब याद रखना, वारंटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वारंटी कुछ भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है कि एक्सप्रेस वारंटी वो होती है जो पॉलिसी के अंदर पहले से अटैच्ड होती है. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखना. इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, ये वो है जो पॉलिसी के अंदर लिखी नहीं है. इसके लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है भाई कौन सी इम्प्लाइड वारंटी हमारे पे लागू पड़ती है. स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद दिस वारंटी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. एसेंशियल मींस जरूरी जे अगर नहीं लेते और कुछ अनसर्टेनिटी होती तो जिम्मेदार कोई नहीं होगा, संभालना पड़ेगा. नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एक्सप्रेस वारंटी इज एक्सप्रेस whereas warranty cease to be application by the reason of changes circumstances. देखो एग्जांपल देखते तो समझ में आ जाएगा कि इन फायर इंश्योरेंस नो गुड्स ऑफ डेंजरस नेचर or to maintain proper electrical fitting as required under government requires. सीधी एक्सप्रेस ही है कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर मेरा काम कागज का है तो वहां पे मुझे पूजा के लिए अगरबत्ती या तो दिया नहीं सिलगाना है. बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल वो बताया कि नो गुड्स ऑफ डेंजरस टू बी मेंटेन. बराबर, ऐसा कोई माल नहीं रखना जो गवर्नमेंट ने इसको हानिकारक बताया था. अगर ऐसी कोई चीज से आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी,
ये वो लोग अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सप्रेसली एक्सप्लेन करते हैं। इन केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस, द प्रॉपर पैकिंग ऑफ कार्गो, पैकेजिंग इन अ प्रोफेशनल वे एंड शिपिंग द कार्गो इज द फर्स्ट कैटेगरी स्टीमर आर वारंटीज। ये सब आती है जब अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, शिपिंग इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, तो वहाँ ये सब चीज टर्म एंड कंडीशन आती है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है। The implied warranty are in nature of preliminary essential, which includes seaworthiness of the ship, legality of voyage, legality का मतलब वो वाकई में voyage है कि नहीं है, and legality of subject matter। क्लियर, ये तुम्हारी implied warranty। अब आता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट भी आप लोग 11 कॉमर्स के अंदर पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मगर याद रखना, इंडेमनिटी प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। इंडेमनिटी का मतलब जी होता है कि अगर कुछ नुकसान होता है तो आपको नुकसान का रीइंबर्स किया जाएगा, इंडेमनिफाइड किया जाएगा। This principle applied to all contract except life insurance and personal accident। याद रखना कौन सा, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि इस पे लागू नहीं पड़ता। This principle is specially applied to fire insurance, marine insurance, burglary insurance, other policy of indemnity। Under indemnity contract, the insurer undertake to indemnify the insured against loss suffered by। मैंने बोला ना कि तुमको प्रॉफिट करने तो नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी तुमको भरपाई हो जाएगी। लिटरली इंडेमनिटी मींस मेक गुड द लॉस, आपका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई आपको कर दी जाएगी। In case of loss to the subject matter, the insured is indemnified for the total loss, but subject to the limit of actual loss, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। This is the basic principle of insurance. And in case of average loss, ये भी आप FI में पढ़ चुके थे, average loss policy, the indemnity is worked out in proportion to the insured sum and actual value of the subject matter, actual value of the subject मैटर। इसकी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, आपने पढ़ी हुई है। पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द डेट ऑफ लॉस। क्लियर, जब लॉस हुआ, जब आग लगी या कुछ नुकसान हुआ तो उस समय उसकी सब्जेक्ट मैटर कितनी थी, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, आपकी पॉलिसी अमाउंट कितना, इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज पॉलिसी। क्लियर। Now comes importance of indemnity principle। indemnity principle का importance क्या है, महत्व क्या है। This principle provides security। क्यों सोशल सिक्योरिटी देते कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी दी है वो आपकी प्रॉपर्टी का सही तरीके से केयर रखा जाएगा। इवन 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 योर national property can be secured। Point number 2, the principal indemnify the insured against loss of property and at the same prevent damages to the property। बराबर, जो नुकसान हुआ है उसका इंडेमनिफिकेशन आपको मिल जाएगा। This principle emphasis to keep the rate of premium at the lowest। मकसद ये कि प्रीमियम भी कम रखे ताकि आपको इतना हेडेक, इतना बर्डन नहीं होगा। This principle restrict over and under insurance। ओवर का मतलब तुम्हारा जितना माल उससे ज्यादा का इंश्योरेंस मत कराओ और तुम्हारा जितना माल उससे कम का इंश्योरेंस मत कराओ। जितना आपके पास गुड्स है, जितने पास एक्चुअल वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी है। एंड दिस प्रिंसिपल मेंटेन द लीगलिटी ऑफ इंश्योरेंस। इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी पे लोग इतना भरोसा करते। क्लियर। नेक्स्ट कम मेथड ऑफ इंडेमनिटी। कौन सी इंडेमनिटी की मेथड है। तो नंबर 1 पढ़ा हुआ है तुमने सब कुछ, कैश पेमेंट। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सेटलिंग क्लेम। पेमेंट इन केस, रोकड़ा दे देना। रिप्लेसमेंट, इन केस द इंश्योरेंस कंपनी प्रीफर टू रिप्लेस द आर्टिकल रेदर देन टू मेक कैश पेमेंट। आपको रोकड़ा नहीं दिया जाएगा, जो नुकसान हुआ है उसके बदले में आपको यही माल रिप्लेस करके दे देंगे। रिपेयरिंग, सीधी बात है, रिपेयरिंग और द आर्टिकल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंश्योर्ड हु कंस्टिट्यूट। रिपेयरिंग कब होगा, जब मेरी रजामंदी होगी। देखो, दिस प्रैक्टिस इन मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर होता है ना कि गाड़ी ठोका जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती रिपेयरिंग करा लो, हम उतना आपका क्लेम पास कर देते।
and reinstallment. This practice is followed in fire insurance. Term of insurance contract: the premises of building lost in fire is reconstructed. दोबारा reconstruct की जाएगी, मगर ये फायर इंश्योरेंस में ही। तो इस प्रकार से कंपनी आपको इंडेमनीफाई करती है। इंडेमनीफाई का मतलब सेटलमेंट करती है। क्लियर? उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये छिल्ले जितने भी चार पढ़े, अथमोस, गुड फेथ, इंडेमनिटी, अब ये पढ़ रहे सबरोगेशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सब चीज 11 कॉमर्स में अवेलेबल थी। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या बोलता है? The subrogation is the substitution of person in place of another in relation to claim his rights, remedies or security. MCQ में आ सकता है। Subrogation क्या? It is a substitute of the person in place of another, एक के बदले में, in another relation to claim its rights, remedies or security. This principle is applicable in both fire insurance and marine insurance. याद रखना कौन सी जगह ये सब अप्लाई होता है। Having satisfied claim of the assured, the insurer stand in his place and subrogate to all the right of the insured. It is applied only on indemnity contract. Already मैंने बता दिया, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं चलेगा। देखते हैं। According to the principle of subrogation, on payment of claim of the insured, जैसे ही इंश्योर पार्टी को क्लेम मिल जाता है, the insurer step into sue of the insured to claim the damages caused to the property by third party. किसके पास है? थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल देखो, पता चल जाएगा। The owner of motor car having comprehensive insurance cover has got two options in case of accident with other car person, यानी थर्ड पर्सन साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है, पीछे वाला गाड़ी ठोक के चले गया। फर्स्टली he can claim damages from the insurance company or from the third party. If car owner decided to collect insurance from the insurance company, so that company afterward claim the damages from the third party. इसको तो subrogation बोलते हैं। आप एक इंसान दो जगह से नहीं ले सकते। कि गाड़ी ठोकाई तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से भी लिया ना, सामने वाले से भी पैसा लिया। क्या दो ऑप्शन है कि अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी सामने वाली थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट कर लेगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन। The right of substitution arise in any of the following way. Number one, right arising out of tort. A tort refer to civil wrong. Tort का मतलब वो होता है जिसपे कानूनी सलाह लगेगी मगर वो उस पे सिर्फ जुर्माना लगेगा, कैद नहीं होगी। सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं। एंड कॉमन टाइप ऑफ लॉट में भी नेग्लिजेंस या तो न्यूसेंस व्हेन ड्यूटी ऑन बाय थर्ड पार्टी ब्रेक, या थर्ड पार्टी ने कुछ तोड़ दिया। क्लियर? उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग। टॉट, राइट अराउजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ी चीज है। वेयर कंपेंसेशन इज इम्पोज्ड ऑन थर्ड पर्सन, तुमने कंपेंसेशन किस पे डाल दिया? थर्ड पर्सन। The obligation of making compensation to injured in respect of loss shall be subrogated. नहीं मिलेगा, तुमने सामने वाले पास से ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है good damages while in the custody of common carrier is suitable example in case, सीधी सी बात है। And subrogation out of salvage, ये भी बहुत बड़ी चीज है। Where an insurance is paid of total loss, अगर आपको पूरा के पूरा नुकसान की भरपाई हो जाती है तो जो भंगार, जैसे सपोज मैंने आग लग के माल खराब हो गया, जल गया, खराब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी दो ऑप्शन देगी, 9 लाख ले ले या तो 7.5 लाख जला हुआ माल तेरे पास रख। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 9 लाख रुपए भी दो ने, सड़ा हुआ माल भी दो, जला हुआ भी माल दो। सीधी बात है, इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन दे, जिसको बोलते सबरोगेशन। क्या भाई तेरे को जला हुआ माल, तेरे पास सड़ा हुआ माल भंगार में बेचना है तो 1.5 लाख रुपए कीमत है, ये पैसा माल तू बेच डालियो, कमाल है, हम तेरे को 7.5 लाख देते, या तो 9 लाख ले, पूरा के पूरा जो कुछ भी हम सब ले जाएंगे, कचरे से कचरा भी ले जाएंगे। ये हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इजी टॉपिक है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, अगेन देखो, इंडेमनिटी भी लाइफ पे लागू नहीं होता, कंट्रीब्यूशन भी लाइफ पे लागू नहीं होता, सबरोगेशन भी नहीं होता। वेयर इंश्योरेंस गेट सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरर, तुमने क्या करा? दो जगह प्रीमियम ले लिया। एंड इन केस लॉस डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी
all of them shall be called upon to contribute toward the claim in proportion to the sum assured with each. समझ में? कंट्रीब्यूशन इसी को तो बोलते हैं। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? द इंश्योर्ड मस्ट बी सेम इंडिविजुअल, यानी मैंने अविवा से भी करा है, एलआई से भी करा है, फिर उसके बाद एएनजी वाइशा से भी करा है। ऑल पॉलिसी कंट्री सेम, सबके अंदर एक कवर करा है, सबने मैंने सब जगह एक चीज करे, आग लगने की वजह से। क्लियर? ऑल पॉलिसी मस्ट बी ऑपरेटिंग, सब पॉलिसी चल रही है टाइम पे। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी मेरा है, लीगली एनफोर्सेबल, कानूनी। दिस प्रिंसिपल इज ऑपरेटिव इन इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, लाइफ पे जो लगेगा नहीं, तुम एक जगह से 10 जगह से सेम लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, इसके लिए तो कंट्रीब्यूशन आया नहीं, क्योंकि तुम वो ले सकते हो 5-6 पॉलिसी ले ली लाइफ की अलग अलग कंपनी से, तो हर कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी मरने के बाद कि भाई सब लोग मिल के देते। मगर जनरल इंश्योरेंस में ऐसा है कि मैंने 2-3 जगह से इंश्योरेंस कराया है दुकान का, अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, मैं सब जगह का क्लेम चालू है, तो भाई चारों चार मिलके मुझे कंट्रीब्यूट करके देंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर? अब इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, इसकी फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। क्या बताया है? विद द इंडिविजुअल इनटू टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल सम एश्योर्ड, यानी सम एश्योर्ड विद द इंडिविजुअल, यानी सपोज दाखला तरीके 4 जगह से मैंने सम एश्योर्ड कराया है, तो इंडिविजुअल टोटल सम एश्योर्ड मैंने कितना कराया, मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस। याद रखना। प्रिंसिपल नंबर 9, ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, इसको तुमने पढ़ा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, जिसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल या तो प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ये एमसीक्यू में पूछाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। The cost due to which subject matter of insurance suffer loss may be classified into 2 parts. Insured peril, मैंने ऑलरेडी बताया कि उसका उन्होंने कौन सी इवेंट का इंश्योरेंस लिया है, और एक्सक्लूडिंग पेरिल, किस कौन सी इवेंट का मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया। The insurance peril are those for protection of which the subject matter is insured. अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। And the perils that fall outside the peril are called excluded. जैसे मेरा मकान का इंश्योरेंस है, दुकान का इंश्योरेंस है, तो दुकान के अंदर मैंने क्या करा, मेरी 2 दुकान थी, तो मैंने सिर्फ एक दुकान का 108 का इंश्योरेंस लिया, 109 का नहीं लिया। तो 108 is included peril and 109 is excluded peril. Clear? When the loss happen to the subject matter of insurance directly due to insured peril, the insurer can be made liable for the payment of claim. In such situation, no dispute arise, but the loss is caused by insured peril, another, both simultaneously, one after another. It becomes difficult to lay the insurer liable for indemnity. In such case, it has to be seen which of these is more important. किसके वजह से ये हुआ है? The cause put no effect on happening of loss is known as remote clause. This means proximity clause in the neural clause. देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन समझना। Fire insurance and proximate clause. In case of fire insurance, the insurer is liable to indemnify for following loss: falling of wall of the building due to fire in the building. मैंने बिल्डिंग का कराया था, मगर दीवार भी पड़ गई, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फायर का इंश्योरेंस का था, दीवार का नहीं था, वरना आग के वजह से दीवार पड़ गई। इसके लिए तो बोला आपको समझना पड़ेगा इंक्लूडेड क्या पेरिल है, एक्सक्लूडेड इवेंट क्या है। फॉलिंग ऑफ द बिल्डिंग बाय द फायर ब्रिगेड और थ्रोइंग फर्नीचर फ्रॉम द बिल्डिंग इन अ बीट टू कंट्रोल द फायर। सीधी बात है ना, फायर को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड ने चढ़ा दी, दीवार टूट गई, तो ये सब कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को आग बुझाने को आग के साथ साथ ये खर्चा भी देना पड़ेगा। क्लियर? मराइन इंश्योरेंस पढ़ लेना, डिटर्मिनेंट अपने सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब याद रखना, वापिस से ये पॉइंट वही चीज बताए कि आपको प्रॉफिट करने तो नहीं मिलेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस प्लेस अ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योर्ड टू मेक एवरी एफर्ट एंड टू टेक ऑल स्टेप एज ऑर्डिनरी पर्सन ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। और जैसे अपने चाहते हैं कि भाई जितना कम नुकसान हो, तो इंश्योरेंस कंपनी भी यही कहेगी। If he failed to act in such a manner, the insurer can avoid the claim of insured on the ground of negligence of the part insured. Clear? समझ में आया?
in acting systematically in saving the property, the insured is not bound to risk his life in doing all precaution as an ordinary. इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करा रहा है वो जिम्मेदार नहीं है कि हर चीज के लिए बात करें. The insurer shall be liable to bear the entire loss from the peril insured against. अगर कुछ नुकसान होता है तो यहाँ पे प्रॉपरली इंश्योरेंस कंपनी ही जिम्मेदार है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.